Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीपी कॉमर्स क्लासेस। और आज का इस क्लास में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि कुछ समय पहले हमने एक पोल क्रिएट किया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत सारे बच्चों ने जो था उसमें लगभग बहुत सारे बच्चे ने एक रिकमेंडेशन किया था। पोल में जो था सबसे ज़्यादा वोटिंग इशू ऑफ डिबेंचर को लेकर के थे और काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे बच्चे जो थे वो भी कह रहे थे सर इशू ऑफ डिबेंचर के ऊपर टॉपिक लेकर के चलो। तो चलो मैं आज आप सभी का बात सुनते हुए हम लोग इस लेक्चर्स में जो है इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में देखेंगे। यह क्लास हो सकता है थोड़ा सा पहले की तुलना में बड़ा हो जाए, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का एकदम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऐसे लेवल से समझेंगे जहां से हमको भी नहीं मालूम होगा कि ये डिबेंचर क्या होता है। यानी कि हम ये सोच करके कि हम भी अनजान हैं और आप भी अनजान हो, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे इस चैनल पर विजिट सर्च करते करते विजिट कियोगे तो आपको इतना तो क्लियर कर सकता हूँ मैं कि आप जितने भी अभी तक वीडियोस देखे होंगे उससे आपको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिला होगा। तो चलो देखते हैं कि इसमें मैं आप लोगों को क्या कुछ सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो शब्द है डिबेंचर, सबसे पहले समझोगे डिबेंचर शब्द इसका मतलब क्या होता है। आई बात समझ में? तो ये जो शब्द है उसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे डिबेंचर क्या होता है। तो मैं बताऊं कि यह डिबेंचर जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। डिबेंचर शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ठीक है, कहाँ से डिराइव किया गया है? डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन में इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेबेरे। क्या बोलते हैं? डेबेरे, DEBERE, डेबेरे। अब कहोगे सर ये डेबेरे क्या होता है? तो लैटिन भाषा में डेबेरे का मतलब होता है उधार लेना। डेबेरे का मतलब क्या होता है? टू बोरो, यानी कि उधार लेना। अगर मैं बात करूं इशू ऑफ डिबेंचर तो इसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। देखो ऐसे भी आप समझोगे, डिबेंचर को हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं। ऋण यानी कि लोन, पत्र यानी कि लेटर, यानी कि डिबेंचर क्या है? एक लेटर है। आई बात समझ में? तो चलो अगर मैं बात करता हूँ कि डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा था, तो डिबेंचर जो है सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये डिबेंचर शब्द कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। अब लैटिन वर्ड में डिबेंचर को क्या कहा जाता है? डेबेरे। अब उसका अर्थ क्या होता है? तो टू बोरो, यानी कि उधार लेना। ठीक है, ये जो आज हमारा जो क्लास चल रहे हैं इस क्लास से रिलेटेड जो है नोट्स अगर आप सभी को चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हो। यह नोट्स को मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूँ हर लेक्चर्स की जैसे। ठीक है, तो आपको अब यह नोट्स कहाँ से लोगे? तो यह नोट्स लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। दूसरा, आपको जो है हमारा वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, नीचे आपको रनिंग करते दिखाई देंगे। तीसरा जो है हमारा, आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हो। ये तीनों जगह यह नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो चलो इसी नोट्स की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। कहता है कि द वर्ड हैज़ बीन डेराइव। मैंने बताया कि डेबेरे, ये जो डिबेंचर जो शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या? लैटिन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? डेबेरे कहते हैं, जिसका अर्थ होता है टू बोरो। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र जो होता है वह लैटिन भाषा से लाया गया है। लैटिन भाषा में इसको हम लोग डेबेरे कहते हैं और जिसका अर्थ होता है उधार लेना। ठीक है, तो अब तो आपको मालूम चल गया होगा डिबेंचर को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। यानी कि यह डिबेंचर एक ऐसा पत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लोन अगर लेंगे, ऋण यानी कि लोन लेंगे तो उसके बदले में जो मुझे लेटर मिलेगा उस लेटर को कहेंगे डिबेंचर। आई बात समझ में? तो देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक डॉक्यूमेंट है।
लेटर है, डॉक्यूमेंट है ना, यह क्या है, डॉक्यूमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब इस डिबेंचर को कौन इशू करेगा, इस डॉक्यूमेंट को कौन बनाएगा, तो कहोगे कि जो लोन लेने वाला होगा। आई बात समझ में, इस डिबेंचर को यानी कि इस लेटर को कौन इशू करेगा, तो जो लोन लेने वाला है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, लोन लेने वाला कौन है भाई, लोन लेने वाला कौन है। तो देखो आपको जो है, मैं पहले बता दूं कि यह जो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर, आपका लगभग 75% आपका इशू ऑफ शेयर वाला टॉपिक से मैच खाएगा। आई बात समझ में। तो मैं बात बता रहा था कि ये डिबेंचर लोन लेने वाला व्यक्ति कौन होगा, ठीक है। तो देखो अब सोचोगे, अगर मान के चलो कि आपका एक दोस्त है, अब वह दोस्त को अगर मान के चलो उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या आप दोगे, तो कहोगे मैं कहाँ से दूंगा भाई, मेरे पास तो खुद 100 रुपये नहीं है। अब वो आदमी जाता है बैंक में, आपका दोस्त जा रहा है बैंक में, अब कहता है बैंक साहब हमको जो है ना लोन चाहिए। तो बैंक वाले स्टाफ भी ऊपर से निकल कर के ऐसे देखते हैं, नहीं देंगे। अब बेचारा क्या करेगा। तो देखो ठीक उसी तरह से ये जो लोन है, हम लोग कंपनी ये सब के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स के, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। ये किसके अंदर आते हैं, तो कंपनी के अंदर आते हैं। तो कहोगे कि कंपनी को यदि लोन चाहिए, मान के चलो कंपनी को लोन चाहिए, तो क्या करेगा, कहोगे आप लोग कहिएगा सर यदि कंपनी को लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जाए, तो बैंक वाले भी मना कर दे, नहीं देंगे, ठीक है। ये बैंक वाले जो कंपनी वाले लोग हैं, सर दे दो ना, बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो अब ये लोग अब सोच रहे हैं कंपनी अब किससे लोन ले, तो अब आगे मैं बताऊंगा। तो यानी कि लोन लेने वाला कौन है, कंपनी। तो इस डॉक्यूमेंट को कौन इशू करेगा, कंपनी। जो लोन लेने वाला होगा वही डॉक्यूमेंट को इशू करेगा। तो डॉक्यूमेंट को इशू कौन करेगा, कंपनी, ठीक है, कंपनी इशू करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, तो एक इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो ना, एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है। किस चीज़ का, कि हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे या फिर पानी पूरी खिलाएंगे, नहीं, हम आपको पेमेंट करेंगे भाई। यदि हम आपसे पैसा ले रहे हैं और हम कह दें कि बाद में हम आपको रसगुल्ला खिला देंगे, कैसा लगेगा, नहीं ना। तो यह एक डॉक्यूमेंट होता है, किस चीज़ का डॉक्यूमेंट होता है, यह कंपनी, एक डॉक्यूमेंट होता है लोन का। आई बात समझ में। इसको इशू कौन करता है, कंपनी इशू करता है। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है पेमेंट करने का। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का होगा, पेमेंट करने का। भैया हाँ आप पैसा ले रहे हैं हम आपसे और हम आपको पैसा लौटाएंगे, इस चीज़ का इसके अंदर क्या होता है, एक पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यदि मैं आज आपसे लोन ले रहा हूँ, सपोज दैट मैंने आपसे 5,000 रुपये का आज मैंने आपसे लोन लिया, तो क्या मैं इसको आज ही चुकाऊँगा, नहीं। यानी कि एक निश्चित अवधि होंगी, एक पीरियड दिए गए, एक निश्चित टाइम दिए जाएंगे, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ठीक है। तो इस पेमेंट इसको कब करना है, स्पेसिफिक टाइम पर करना है। आई बात समझ में, एक निश्चित अवधि होगा, समय होगा, उस पर आपको भुगतान करना है। तो कहोगे कि मान चलो 50,000 का मैंने आपसे लोन लिया, तो 50,000 ही मैं दूंगा, नहीं ना, उसके साथ और भी मैं दूंगा, है कि नहीं। तो इसमें हम और देंगे, आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट क्या मैं सिर्फ इंटरेस्ट दूंगा, नहीं, प्रिंसिपल जो हम जितना आपसे लिए थे वो रुपए और प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि इसका भुगतान जो है टाइम पर किया जाएगा। किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ और इंटरेस्ट के साथ। बोलो अब देखो, ये आपका हो गया डिबेंचर का डिफिनेशन। अगर कोई पूछे कि डिबेंचर क्या होता है, तो आप सिंपल शब्दों में कहोगे कि डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंपनी विच कंसिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट। आई बात समझ में। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको इशू कौन करता है, कंपनी इशू करता है। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है? पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेमेंट कब किया जाएगा? एक निश्चित अवधि पर दिया जाएगा। पेमेंट में कितने रुपए मिलेंगे? तो जितना मैंने उधार लिया होगा, जितने मैंने लोन लिया होगा और लोन अमाउंट और प्लस में इंटरेस्ट भी हो जाएंगे। बोलो कि इतना में किसी को कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि इतना तक में किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। और अभी तक आप जो है 100% सेटिस्फैक्शन मिला होगा आज का इस क्लास को देखते हुए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कुछ ऑथर भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ऑथर तो चलो हटाओ ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक जो हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर पढ़े, ये किसके अंदर आता है? कंपनी के अंदर आता है। कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1956 में। लेकिन इसका फिर मॉडिफिकेशन कब किए गए थे? 2013 में। तो हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ 30, ये याद रखोगे, ठीक है। सेक्शन 2 ऑफ 30 के अंतर्गत, ये 2 ऑफ 30 किसका? तो इंडियन कंपनी एक्ट 2013, यह याद रखोगे। ऑफ इंडियन कंपनी को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कंपनी एक्ट 2013। आई बात समझ में? क्या कहता है? देखो, कहता है कि डिबेंचर के अंदर, यानी कि ये जो ऋण पत्र होंगे, लोन लेटर होंगे, उसके अंदर आपका क्या सम्मिलित होगा? स्टॉक। स्टॉक तो बाबू आप 11th क्लास से पढ़ते आए हो, मालूम होंगे, है कि नहीं। उसके बाद फिर कहता है बॉन्ड। बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होता है भाई? ठीक है, इसके अंदर कहता है कि इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड क्या होना चाहिए? स्टॉक होना चाहिए, या तो फिर बॉन्ड होना चाहिए, या तो फिर कोई दूसरा अदर डॉक्यूमेंट, और अदर डॉक्यूमेंट, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चलो ठीक है, तो स्टॉक तो आपको मालूम है। अब ये बॉन्ड क्या होता है भाई? ठीक है, तो बताता हूँ। उससे पहले जान लो कि ये जो बॉन्ड हो गए, अदर डॉक्यूमेंट हो गए, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कंपनी का होगा, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड को जानने से पहले आप यह जान लो कि इशू ऑफ डिबेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है। अगर मैं बात करूँ फीचर्स, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फीचर। फीचर्स का मतलब विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हो। तो देखोगे, अभी आप लोग डिफिनेशन के साथ देखो, समझोगे। जो डिफिनेशन जो आपका रहेगा ना, उसी से आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले कहो ना कि सर इसमें तो हमको इंटरेस्ट सम्मिलित रहेगा, शामिल होगा। बिल्कुल होगा। तो आप कह सकते हो कि डिबेंचर इंक्लूड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है भाई। ठीक है, उसके बाद यह जो डिबेंचर होता है, अच्छा एक मुझे बात बताओ, कंपनी एक छोटा आदमी होता है, चूँकि आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए मैं आदमी कह रहा हूँ। कंपनी जो है वो छोटा आदमी होगा कि बड़ा आदमी होगा? कहोगे सर कंपनी है, बड़ा होगा। तो जो ये लोन लेगा तो छोटे अमाउंट के लिए, छोटे समय के लिए लोन लेगा कि बड़े अमाउंट के लिए लोन लेगा, बड़े समय के लिए लेगा? तो कहोगे बड़े समय के लिए लेगा। बड़ा आदमी, बड़ी बातें, बड़ा रकम, बड़े समय, है कि नहीं। तो यह कंपनी जो है लोन लेगा वह लंबे समय के लिए लेगा। आई बात समझ में? ये लंबा समय कब होता है सर? लंबा समय यदि आप कोई भी व्यक्ति से लोन ले लिए और यदि उसका भुगतान आप वही साल कर रहे हो, 1 साल के अंदर कर दे रहे हो, तो वह छोटा भुगतान है। और यदि उसका भुगतान यानी कि पेमेंट जो है आप 1 साल के बाद करोगे, तो बैक, ये लोग कुछ सोचने लगे, अरे भाई ये मेरा बैड डेप्ट जाने लगा। ठीक है, तो यदि आप लंबे समय, यानी कि वैसा कोई लोन जिसका पेमेंट आप लंबे समय में करोगे, यानी कि 1 साल के बाद करोगे, तो उसे हम लंबा समय मांगेंगे। आई बात समझ में? तो बोलना कि डिबेंचर जो है वह लॉन्ग टर्म है। डिबेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म है। यानी कि डिबेंचर का भुगतान हम डिबेंचर कितने समय के लिए लिखेंगे? छोटे समय के लिए इशू करेंगे कि लंबे समय के लिए इशू करेंगे? तो लॉन्ग टर्म के लिए इशू करेंगे। आई बात समझ में? अब चलते हैं। यह एक एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस।
आई बात समझ में? चलो भाई, मैंने आपसे लोन लिया है तो मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं आपसे लोन लिया हूँ, 50,000 रुपये का लोन लिया हूँ, 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट मैं आपको दे दूँगा। मैंने लोन नहीं लिया, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, समझा रहा हूँ, ये मत समझ लेना कल को होकर के मैसेज करने लगे ना कि सर आपने तो लोन लिया था, भुगतान कर दो, नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बता रहा हूँ कि मैं जो हूँ आपसे लोन लिया हूँ, मैंने 5 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ मैं आपको लौटाऊंगा, या एक एक्सेप्टेंस होते हैं, स्वीकृति होते हैं। आई बात समझ में? चलो, अब इसमें इट डज नॉट कैरी वायलेटिंग राइट्स, यानी कि यह जो है नियमों का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि यदि मैंने आपके नाम पे एक डिबेंचर इशू कर दिया, यानी कि कहने का मतलब कि यदि सब छोटे अवधि में मैं समझूँ, छोटे एग्जांपल्स के साथ, तो मैं आपसे लोन लिया, ठीक है, मैंने आपसे लोन लिया 50,000 रुपये का, और विथ रिटेन मैंने लिख दिया डिबेंचर पेपर पे, ठीक है, या एक नॉर्मल सा पेपर पे मैंने लिख दिया और वहाँ पर स्टाम्प उस पर मैं करवा दूँ, स्टाम्प का मुहर लगवा दूँ, ठीक है, और कई 2-4 लोगों से मैं साइन भी करवा लूँ। हालांकि मैंने आपसे पैसा नहीं लिया है, लेकिन मैं अगर लिखवा दूँ ना तो बाबू मुझे अब चुकाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसका हम नियमों का उल्लंघन अब नहीं कर सकते हैं। तो डिबेंचर ठीक उसी तरह से जो है, डिबेंचर अगर हम इशू कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका हम वायलेशंस कर देंगे, नहीं करना है, नहीं कर पाओगे। यदि आप ऐसा करते हो तो हो सकता है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आई बात समझो? ठीक उसी तरह से यदि कोई कंपनी जो है कोई भी व्यक्ति से लोन लेता है, व्यक्ति से लोन ले रहा है, किससे लोन ले रहा है? लोगों से। यह संभव है क्या लोगों से लोन लेना? बिल्कुल संभव है, यह संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू टेक लोन फ्रॉम द पब्लिक। आई बात समझ में? यदि बैंक से लोन लेगा तो नहीं डिबेंचर कहेंगे, या डिबेंचर कब कहेंगे? जब लोन पब्लिक से लिया जाए। तो पब्लिक से लोन कैसे लिया जाएगा? तो अब ये सोचो पब्लिक से लोन कैसे लिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि पब्लिक से लोन कैसे लिया जाता है। सब देखो, मान के चलो एक कंपनी लोगों को क्या करता है, इशू करता है शेयर्स को, शेयर्स बेचता है ना। तो यदि मान के चलो मैं एक कंपनी हूँ, मैं अगर आपको शेयर्स बेच रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये भी हो जाएगा ना कि अगर आपने 50,000 का मेरा शेयर्स ले लिया तो मुझे 50,000 रुपये को आपका मालिक बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपका मालिक बनाऊँ, ठीक है, मैं मालिक नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं मालिक बनाऊँगा तो मुझे प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, तो मैं मालिक नहीं बनाऊँगा। मुझे बस पैसों की ज़रूरत है, भाई दे दे पैसा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपसे अपना जितना मान चलो 50,000 रुपये की जरूरत था, तो कहेंगे ले भाई 50,000 रुपये तो मुझे दे दे, उसके बदले तू एक लेटर ले ले, उसके बदले तुम क्या कर ले, एक पत्र ले ले, लेटर ले ले, डॉक्यूमेंट ले ले, जिसको हम क्या कहेंगे, डिबेंचर। जिस तरह से कंपनी क्या करता था, शेयर्स को बेचता था, ठीक उसी तरह से कंपनी क्या कर रहा है, डिबेंचर को बेच रहा है, ठीक है। तो डिबेंचर आपने खरीदा, मान के चलो मेरा डिबेंचर को आपने खरीद लिया, मेरा उस लेटर को आपने ले लिया, तो भाई आप तो मुझे पैसा दोगे, है ना। तो देखो आपने मुझे पैसा दिया, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उसमें जो टाइम दिया हुआ होगा, उस टाइम के बाद मैं आपको पे कर दूंगा। तो कहोगे कि इसमें पब्लिक लोग का क्या फ़ायदा है भाई? तो पब्लिक का यह फ़ायदा है कि पब्लिक मान के चलो कि 5,000 रुपये दिए या 50,000 ही रुपये दिए, तो अगर 5 साल 10 साल के बाद अगर रिटर्न करना हुआ तो क्या 5,000 लिए तो उतना ही मैं रिटर्न करूँगा, प्रिंसिपल ही रिटर्न करूँगा, या तो फिर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करूँगा। तो कहोगे इंटरेस्ट के साथ, तो पब्लिक लोगों को इंटरेस्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हुआ था बात हमारा डिबेंचर के साथ। डिबेंचर इसीलिए इशू किए जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अब देखो डिबेंचर को या तो आप चाहो तो सिक्योर करो या तो अनसिक्योर ही छोड़ दो। अब ये डिबेंचर को सिक्योर करना या अनसिक्योर क्या होता है भाई, तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे आज ही टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी के बेसिस पर डिबेंचर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड डिबेंचर और एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैंने याद करो, मैंने एक छोटा सा टॉपिक बोला था छोड़ने के लिए, जिसको मैंने बोला था बाद में बताएंगे, वो बॉन्ड। यह क्या है? बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो बॉन्ड क्या कहता है, अगर मान के चलो आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर का मतलब जानते हो ना, आप कोई कंपनी में कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो,
ठीक है। तो लगा रहे हो तो उसका जो आपको लेटर मिलेगा ना कि हमने इस कंपनी में इतने रुपए लगा दिए थे, तो उसी लेटर को हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेपर, ठीक है। यानी कि इट इज़ ए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वेयर इन्वेस्टर लेंड मनी टू ए कंपनी। आई बात समझ में? आपका ये क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट लेटर होता है जिसे इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं एज ए सिक्योरिटी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? यह देखने में हुबहू डिबेंचर के जैसा होता है, यानी कि इसका सारे काम डिबेंचर का ही जैसा है। जैसे कि डिबेंचर में हम लोग क्या किए, लोन लिए थे, इसमें क्या किए, एक इन्वेस्टर ने लोगों को जो है, एक इन्वेस्टर ने कहीं भी वह इन्वेस्ट कर दिया था, उसका लेटर था। आई बात समझ में? अब ये डिबेंचर को तो पब्लिक लोग के साथ इशू किया जाएगा। डिबेंचर को कौन इशू करता है, जनरली कंपनी इशू करता है, लेकिन इस बॉन्ड को कौन इशू करेगा? तो इस बॉन्ड को पहले कहा जाता था, पहले सिर्फ गवर्नमेंट इशू करता था। पहले बॉन्ड को सिर्फ कौन इशू कर सकता था, गवर्नमेंट। लेकिन अब के समय में सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे वो भी इशू कर देते हैं। इनफैक्ट कि जो सेमी गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट जो बिजनेस हैं, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोग भी इशू करते हैं डिबेंचर को, कोई इशू नहीं है। पहले यह नियम था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट ही बॉन्ड को इशू करेगा, लेकिन अब वह नियम परिवर्तन हो गए हैं। अब कोई भी लोग जो हैं ये बॉन्ड पेपर को इशू कर सकते हैं। आई बात समझ में? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है इसको। बोलना इतना तक में किसी को भी कोई दिक्कत है, और क्या मैं बताना कि मैं आपका उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ या नहीं। चलो, अब आपने जो है डिबेंचर के बारे में देख लिया, जान गए डिबेंचर क्या होता है। आपने जो है शेयर्स के बारे में भी जाना है कि शेयर्स क्या होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस, ठीक है, DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आई बात समझ में? शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं अंतर की बात करूं तो बताना, शेयर किस चीज़ से संबंधित है, शेयर क्यों दिया जाता है, कैपिटल में उसका इंक्रीज होगा तभी तो। कैपिटल इंक्रीज करने के लिए ना, कैपिटल हमको शेयर्स में आपने क्या पढ़ा था, मान के चलो मुझे 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत था, 10 लाख की ज़रूरत था, तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्या किया, लोगों को अपना कैपिटल को जो था 10 लाख को छोटे छोटे हिस्सों में मैंने बांट दिया था, और लोगों से कहा था भैया खरीद ले, आप भी खरीद लो, मैंने ये कहा था ना। लेकिन ये कैपिटल से रिलेटेड था। लेकिन बताना डिबेंचर किससे रिलेटेड है, तो कहोगे कि सर डिबेंचर तो एक लोन से रिलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि शेयर्स इज रिलेटेड विथ कैपिटल, वेयर एज डिबेंचर इज रिलेटेड विथ डेप्ट या फिर लोन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत पहला पॉइंट में। दूसरा, यदि मैं शेयर्स आपको दूंगा तो उतना % का मैं आपको मालिक मुझे बनाना पड़ेगा ना। यदि मैं आपसे डिबेंचर दे रहा हूँ, आपको मैं डिबेंचर दे रहा हूँ, तो कहूँगा कि आप मेरे क्रेडिटर हो भाई, मुझे आपको पैसा देना है। आप कहोगे कि सर मेरा डेटर्स है, मैं कहूँगा कि बच्चे जितने भी हैं वो मेरे क्रेडिटर्स हैं, ये कहेंगे यदि मैं डिबेंचर को आप लोगों को इशू करता हूँ तो, है कि नहीं है। तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि शेयर जो है वो किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी, तो इट इज़ ऑनरशिप सिक्योरिटी, यह ऑनरशिप का सिक्योरिटी है। और जबकि डिबेंचर क्या है, वो क्रेडिटर का सिक्योरिटी है। आई बात समझ में? अच्छा, एक मुझे बात बताना, यदि मैं आपको शेयर्स दिया तो उस पर मुझे फ़ायदा मिला, तो उसका डिविडेंड को आपको मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। डिविडेंड आर शेयर्ड, ठीक है, डिविडेंड जो होता है उसको हम पे करते हैं, ठीक है। शेयर्स जितने भी अंश आपने खरीदा था उस पर लाभ का अंश मैं आपको दूंगा।
जबकि अगर मैं आपसे लोन लिया हूँ तो मेरे को जो लाभ हो रहे हैं वो लाभ मैं आपको क्यों दूँ भाई, नहीं दे सकता हूँ। आई बात समझ में, वो जो है उस पर हम नहीं देंगे। हाँ, आप कहो सर आपने तो मेरा जो लोन लिया था, डिबेंचर आपने मेरा लिए हुए हो, तो डिबेंचर पे मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो आपको मिल रहे थे ना इंटरेस्ट, आपको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट। आई बात समझ में। शेयर्स पर क्या होते हैं, डिविडेंड मिलते हैं, जबकि डिबेंचर पर क्या मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यदि शेयर्स की मैं बात करूं तो वह शेयर्स की मैं बात करूं तो वहां पर जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। तो आप कह सकते हो सर इट इज़ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक अप्रोप्रिएशन होता है, जबकि डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये याद रखना, आपका 1 नंबर के सवाल में पूछेगा, डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि हमको प्रॉफिट के अलग से, प्रॉफिट या लॉस मेरे को कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट के अलग से मुझे आपको पे करना है कि नहीं। मेरा फर्म प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉस अर्न करे, मुझे तो भाई आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि मान के चलो आप मेरा शेयर्स खरीदे थे तो ऐसा तो कोई बात नहीं था, जब मेरा कंपनी को प्रॉफिट होगा तब मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था क्या, उसमें आपने देखा था, नॉर्मली मैं बात करूँ, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, तो क्या आपने उस पर देखा था कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। यदि आपने मेरा शेयर्स खरीदा तो आप मुझे इंटरेस्ट दोगे या मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा कहीं जिक्र था, नहीं था। ठीक है, लेकिन डिबेंचर अगर मैं लोन लिया हूँ आपसे तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि एक कंपनी इंटरेस्ट देता है इन केस ऑफ डिबेंचर। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ शेयर्स कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। आई बात समझ में, चलते हैं। अच्छा, एक बात बताना, इशू ऑफ शेयर्स तो आपने पढ़ा था, तो क्या आप शेयर को पब्लिक में डिस्काउंट के साथ इशू कर सकते हो, बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो, MOA के अगेंस्ट हो जाता है। आई बात समझ में। एक अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आप लोगों को जो है, इन लोगों को आप जो है शेयर्स को डिस्काउंट पर नहीं दे सकते हो, जबकि यदि आप जो है डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डिबेंचर को इशू आप डिस्काउंट पर भी कर सकते हो। एक इशू ऑफ शेयर में शेयर्स का इशू पब्लिक में किस चीज़ पर किया जाता है, या तो पार पर किया जाए यानी कि फेस वैल्यू पर, या तो प्रीमियम पर यानी कि अबव फेस वैल्यू। जबकि अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर इशू किया जाता है पार पे भी, प्रीमियम पर भी, डिस्काउंट पर भी। ये तीनों केस पर आप जो है डिबेंचर को इशू कर सकते हो। आई बात समझ में, बोलो इतना तक में कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग देखेंगे आगे टाइप्स। ठीक है, ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ कामों के आधार पे, मैं कह रहा हूँ कुछ कामों के आधार पे डिबेंचर को हम लोग 5 काम का आधार पर बांट दिए। डिबेंचर को 5, हाँ ठीक है 5 कामों के आधार पर मैंने बांट दिया हूँ, या आपके कहो कि किताब ने, आपके सिलेबस ने बांट दिया है। ठीक है, तो चलो मैं 5 बेसिस में डाल दूंगा, 1 2 हो गए, यहाँ से 3, यहाँ से 4 एंड यहाँ से 5, 5 को हो गया ना, 1 2 3 4 5, बिल्कुल हो गया। अब चलते हैं, अगर पहली में बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड के आधार पर। आई बात समझ में, किसके आधार पे, रिकॉर्ड के आधार पर। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर। देखो मैंने बताया था, है ना, सुरक्षा के आधार पर जो है डिबेंचर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर डिबेंचर और एक अनसिक्योर डिबेंचर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, हालांकि आई थिंक लगता है कि रिडेम्पशन का स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिया, क्या है, RED नहीं सही है। ठीक है, रिडेम्पशंस के आधार पर, यहाँ एक ही नहीं होना चाहिए,
ठीक है, रिडेम्पशन। अब ये सब कहो रिडेम्पशन क्या है मैं बता रहा हूँ। अब आगे फिर बढ़ते हैं चौथा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी नाम से समझो, कन्वर्ट एबिलिटी यानी कन्वर्ट करने का एबिलिटी, ठीक है। और पांचवा जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, ठीक है। अब देखोगे सर तो ये कूपन रेट क्या होता है, तो बच्चों थोड़ा सा ठहर जाओ, ज़्यादा हड़बड़ाना ये एक अच्छे लोगों की पहचान नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, डिबेंचर जो है हमने 5 आधार पे मैंने बांटा है। पहला जो मैंने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, दूसरा मैंने जो बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तीसरा मैंने जो बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, चौथा मैंने जो बांट दिया है वह है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, और फिफ्थ जो है और जो लास्ट है हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। इतना में कोई दिक्कत। अब चलते हैं शुरू से देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड के आधार पर। तो देखो मैं आपको बता दूं ये सभी का 2 टाइप्स है, 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड तो इसके अंदर भी 2 प्रकार के होते हैं डिबेंचर। पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। दूसरा जो होता है बियरर डिबेंचर। अब ये रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है भाई और ये बियरर डिबेंचर क्या है बता रहे हैं, ठीक है। आगे फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। पहला जो होता है सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है। और दूसरा जो होता है अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होता है। कोई दिक्कत। तीसरा की अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन ये भी 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है पहला जो होगा वह होगा आपका, दिख रहा है, रिडीमेबल डिबेंचर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, रिडीमेबल डिबेंचर। और दूसरा जो होता है इरिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है, इरिडीमेबल डिबेंचर। सभी के बारे में चिंता मत करो, सभी के बारे में मैं बताऊंगा क्या होगा। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी यानी कि कन्वर्ट करने के आधार पर, तो इसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो भी डिबेंचर 2 प्रकार का होगा। पहला जो होगा कन्वर्टेबल होगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा, और दूसरा जो होगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा, जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। और ये जो फिफ्थ है मैं इसको आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके आधार पर भी डिबेंचर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला स्पेसिफिक जीरो रेट कूपन, स्पेसिफिक जीरो रेट कूपन, और दूसरा जो होता है आपका जो है स्पेसिफिक कूपन कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कूपन, जीरो रेट नहीं कहते, स्पेसिफिक कूपन कहते हैं, COUPN कूपन रेट। और दूसरा जो होता है वह जीरो रेट कूपन होता है, ठीक है, जीरो रेट कूपन। अब चलो ये सभी के बारे में देखो और समझोगे। अब सबसे पहला हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड के आधार पर आपका डिबेंचर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार का है। पहला रजिस्टर्ड, ठीक है। तो अब समझोगे, मान के चलो सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यह एक कंपनी है, ठीक है, यह एक कंपनी है, इसने पब्लिक से लोन लिया, ठीक है। आप भी एक पब्लिक हो, हम भी एक पब्लिक हैं, उसी तरह से ये सभी एक पब्लिक हैं, ये भी एक पब्लिक है, और इसमें से एक चतुर चीता निकला, यानी कि वेरी क्लेवर पब्लिक है, ठीक है, वेरी क्लेवर पब्लिक है। इसका नाम मिल गया रामलाल, ठीक है। और इसका रामलाल की जगह पर इसको नाम बदल देते हैं, ठीक है,
ठगीलाल, यानी कि लोगों को ठगता है, ठगीलाल। और दूसरा रामलाल, चलो इसको रामलाल कह देते हैं। चलो अब देखेंगे ये दोनों का एग्जाम्पल से हम लोग ये सभी टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आई बात समझ में? अब देखो, यदि ठगीलाल ठग रहा है, और हमारे यहाँ कहावत है कर भला तो हो भला, ये लोगों को ठगता है, ठीक है, तो इसके साथ किस्मत भी इसको ठगेगा। कैसे? ये बहुत चालाक है। इस प्रकार की जो इस प्रजाति के जो लोग होते हैं ना ठगीलाल जैसे, बहुत चतुर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कंपनी को कि देखो भाई मैं आपको पैसा दूंगा। इन्होंने कहा ठगीलाल ने कंपनी को कि देखो भाई मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे जो पैसे दोगे वो पैसे सिर्फ मेरे ही जेब में आने चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए, वह मेरे को ही आना चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए, मुझे ही उसका पैसा भुगतान होना चाहिए। यानी कि जो आप मुझे डिबेंचर जो मुझे दोगे ना, कंपनी को कह रहा है ठगीलाल कि आप जो मुझे डिबेंचर दोगे ना वो मेरे नाम पे बना के दो, मेरे नाम पे दो, ताकि कोई मेरा बेटा, मेरा पोता या मेरा बेटी या फिर मेरे नाती नतनी ये सब कोई ना ले, उस पैसे को मैं सिर्फ अडॉप्ट करूँ। आई बात समझ में? तो ये ठगीलाल ने ऐसा कहा था। तो अब सुनोगे, ठगीलाल ने ऐसा बोल दिया, कंपनी बेचारा, कंपनी को तो लोन चाहिए था, तो कंपनी क्या करेगा, जैसा कहेगा वैसा ही कंपनी को करना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या कर दिया, जब वो डिबेंचर इशू किया ना, तो डिबेंचर इशू किया तो ठगीलाल का नाम बड़े सुंदरों अक्षर में लिख दिया कि इसका भुगतान सिर्फ ठगीलाल को ही किया जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे डिबेंचर को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर। आई बात समझ में? अब इसने क्या कर लिया है, इस डिबेंचर पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी कि इस डिबेंचर का भुगतान इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तो यहाँ से एक नंबर का आपका सवाल आता है, ठीक है, द डिबेंचर विच टाइप ऑफ डिबेंचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। यानी कि मेयर डिलीवरी का मतलब कि कौन से प्रकार का ऐसा डिबेंचर है जो दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो बताओ रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? रजिस्टर्ड, मान के चलो कि ठगीलाल ने रजिस्टर्ड डिबेंचर कराया, क्या उसका भुगतान रामलाल को किया जाएगा? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पर लिखा गया सुंदर अक्षरों में ठगीलाल, तो ये सिर्फ इसका भुगतान ठगीलाल को ही होगा। आई बात समझ में? तो देखो ना, ऐसा तो कंपनी तो एक्सेप्ट कर लिया, बेचारा 4 साल 5 साल के बाद जब पैसा लेना था ठगीलाल चला गया, भगवान के प्यारे हो गए। तो अब बताओ ऐसे पेमेंट का भुगतान अब क्या होगा? बहुत होगा, लेकिन बहुत उसके लिए मुश्किल है। तरह तरह के इसके जो एक्सिक्यूटर होंगे, जो वारिस होंगे, ठीक है, वे तरह तरह के अपना प्रूफ दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, लेकिन एक भाग दौड़ तो इनको करना पड़ जाएगा इनके बेटे बेटियों को, ये होता है, ठीक है। अब ये तो चॉइस आपके ऊपर है कि यदि आप ठगीलाल के जैसा बनोगे कि रामलाल के जैसा बनोगे। रामलाल का क्या कहानी था भाई? तो चलो रामलाल का कहानी देखो। उसने कहा भैया, कंपनी को कहा भैया देखो मेरा नाम मत लिखना, मेरा उस पर नाम मत लिखो, बस मेरे को आप डिबेंचर दे दो। यानी कि डिबेंचर मिलेंगे, यानी कि डिबेंचर रामलाल को मिलेंगे, लेकिन उस डिबेंचर पे रामलाल का नाम नहीं होगा। तो ये पागल उगल हो गया है क्या? अपना नाम नहीं लिखवा रहा है। तो देखो ये पागल की बात नहीं, ये चालाक है, यही लोग चालाक है। असल के जो चालाक रियल के जो होंगे वो यही लोग हैं। अब मान के चलो कल को होकर के हमको इस रामलाल को, मान के चलो इस आदमी को पैसा देना था। सपोज डैट आज रामलाल ने एक डिबेंचर ले लिया कंपनी का, और कल को रामलाल को भुगतान करना है इस व्यक्ति का। अब ये बार बार रामलाल के घर आता है, भाई मेरा पैसा दे, भाई मेरा पैसा दे। जैसे आप लोग अपने दोस्तों से उधार अगर देते होगे तो, या उधार आप दोस्तों से लेते होगे तो देखो पर डे कैसे टोकता होगा, मांगता होगा। ठीक उसी तरह से ये भाई साहब ने रामलाल के पास परेशान कर रखा, भाई मेरा पैसा कब देगा, मेरा पैसा कब देगा, तुमने तो कंपनी को पैसा दे दिया लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया। तो ये अब कहा रामलाल, ए भाई इतना मेरा सर का बाल क्यों उड़ा रहे हो परेशान करके, लेना ये उस कंपनी का डिबेंचर ले, तुम्हें रख ले,
तुम ही रख ले। यानी कि इस डिबेंचर पे किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ होगा। यानी कि वैसे डिबेंचर जिस पे रजिस्टर्ड नहीं है, किसी का नाम नहीं रजिस्टर्ड है, वैसे डिबेंचर को बियरर डिबेंचर कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो डिबेंचर होंगे मेयर डिलीवरी से ट्रांसफ़र हो गए, यानी कि एक स्वेच्छा से, अपने इच्छा से हम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई बात समझ में? वैसे डिबेंचर को हम लोग क्या कहते हैं? मेयर डिलीवरी। वैसे डिबेंचर को हम लोग बियरर डिबेंचर कहते हैं। देख लेते हैं रजिस्टर डिबेंचर के बारे में। तो कहता है कि डिबेंचर विच आर रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, यानी कि वैसा डिबेंचर जिसके डिबेंचर होल्डर के नाम पे लिखा गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाई मेयर डिलीवरी। यहाँ पर ध्यान देना, मेयर डिलीवरी वाला अक्सर पिछला साल भी सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड डिबेंचर में मेयर डिलीवरी से ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जबकि बियरर डिबेंचर की मैं बात करता हूँ तो डिबेंचर विच आर पेबल टू होल्डर इज कॉल्ड बियरर डिबेंचर। यानी कि जो इस, मान के चलो कि ये मेरा डिबेंचर है, तो जो आदमी इस डिबेंचर को लिए हुए होगा उसको ही पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? यदि यह डिबेंचर मेरे पास है तो मैं कंपनी के पास जाऊँगा, ले भाई देखना आपका डिबेंचर है, लाओ मुझे पैसा ला, ठीक है। लेकिन अगर ठगी लाल के जैसा रहा तो अगर ठगी लाल के जगह पे ठगी लाल वाला डिबेंचर में लेके जाऊंगा तो वहाँ कंपनी कहेगा भाई देख और ठगी लाल का था, वो ठगी लाल को ही भेज तो ही मैं पैसा दूंगा। आई बात समझ में? तो बियरर डिबेंचर का मतलब होता है जिसके पास बियर होगा, जिसके पास जो है बियर का मतलब वो भालू वाला नहीं समझ लेना, ठीक है। तो जिसके पास जो डिबेंचर होगा वही उसका, उसी को भुगतान मिलेगा। तो अब ऐसे डिबेंचर को हम कहते हैं बियरर डिबेंचर। बोलो कि इतना में कोई दिक्कत है? ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, एक रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक बियरर डिबेंचर। इतना में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब चलो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के आधार पे कहता है कि डिबेंचर, इसके आधार पर भी डिबेंचर दो प्रकार का होता है। पहला सिक्योर्ड डिबेंचर और दूसरा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब ये देखते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर क्या है और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या है। ठगी लाल तो था बहुत ही चालाक, ठीक है। कंपनी को दिया 50,000 रुपये, बदले में एक डिबेंचर भी इशू कर दिया। अब कहता है कि कल को होकर कि तुम भाग जाओगे तो, कल को होकर कि तुम पैसा देने से मुकर जाओगे तो इस केस में कंपनी का कहता है कि भाई देख तुम बदले में कंपनी का कुछ संपत्ति मुझे दे दे, ताकि अगर तुम मान के चलो कल को होकर के भाग भी जाओगे तो तुम्हारा ये संपत्ति जो है ना, असेट्स जो है मेरे पास रह जाएगा। आई बात समझ में? कितना चालाक लड़का है ठगी लाल, है ना। तो ठगी लाल क्या कह दिया कि आप मुझे बदले में, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, बदले में आप तो डिबेंचर मुझे दोगे ही, बदले में आप कंपनी का उसके साथ साथ कुछ असेट भी दो एज सिक्योरिटी मनी के लिए, ठीक है। तो वह होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है। सिक्योर्ड डिबेंचर का अर्थात क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो सिक्योर्ड डिबेंचर जिसको हम लोग देखो बदले में किसी से ले रहे हैं, किसी से बदले में मैं ले रहा हूं। जैसे कि हो सकता है मान के चलो कि मैंने जो था आपसे 50,000 रुपया लिया, या फिर कहो ना कि ठगी लाल ने कंपनी का 50,000 रुपया लिया और 50,000 रुपये का कंपनी ने क्या कर दिया? डिबेंचर दिया था। लेकिन ठगी लाल ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ संपत्ति भी दे दो, असेट भी दे दो, सिक्योर्ड, गिरवी रखना। पहले के समय में अगर आप मूवी वगैरह देखते होगे तो एक उसमें लाला सेठ होते थे, है ना, जो क्या करते थे, लोगों को लोन देते थे और बदले में कुछ गिरवी रखते थे, जिसमें महिलाएं जो थी स्पेशली अपना गहना, अपना जेवर वगैरह देती थी, है ना। और कुछ कुछ तो सेठ, ये जो लाला जी होते थे वो बहुत ठगी भी होते थे, ठगी लाल के जैसा ब्लैंक पेपर पर अंगूठा लगवा लेते थे और चलो भाई अब तो जीवन भर मेरे यहाँ मजदूरी कर, है कि नहीं। तो वो तो अलग बात हो गया। लेकिन ठगी लाल ने क्या कर लिया है? कंपनी का असेट ले लिया है, संपत्ति ले लिया, ठीक है। तो वैसे संपत्ति, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर को मॉर्गेज डिबेंचर भी कहा जाता है, यह याद रखना। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी, यानी कि एक ऐसा डिबेंचर जिसे हम गिरवी के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। और यदि मैं बात करूं तो सिक्योर्ड डिबेंचर भी दो प्रकार के होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर ये कितने प्रकार के हैं? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, दो प्रकार के होते हैं।
पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं वह फर्स्ट डिबेंचर होता है, और दूसरा जो है वह होता है सेकंड डिबेंचर। ठीक है, एक होता है फर्स्ट डिबेंचर और दूसरा होता है सेकंड डिबेंचर। अब देखो ये फर्स्ट डिबेंचर क्या होता है, भाई मैंने तो आपको पैसा दे दिया था, मैंने कंपनी को पैसा दे दिया था, या फिर मान के चलो जिसका भुगतान प्राथमिकता के साथ मुझे सबसे पहले मुझे 50,000 रुपये ही चाहिए था। मान के चलो मैंने कंपनी को 2 बार दिया, मैं कंपनी को 2 बार, मेरे पास कंपनी आता है लोन लेने के लिए, मैं पहला 50,000 रुपया दिया, उसके बाद मैं 70,000 रुपया दिया, फिर मैंने 80,000 रुपया दिया, इस तरह से मैंने लोन देते गया। तो सबसे पहले मैं पैसा जो लूँगा 50,000 रुपये का, वह मेरा कहलाएगा ये फर्स्ट डिबेंचर। मान के चलो मैंने 50,000, 60,000, 70,000 का लोन दे दिया 3 बार करके, फिर कंपनी आता है सर 8,000, 80,000 का फिर से ये लोन दो ना हमको। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई देख 50,000 वाला पहले तो जमा कर, 50,000 वाला पहले जमा कर। यदि हमको जो पहले 50,000 प्रायोरिटी में जो मुझे पहले मिल गए वो फर्स्ट डिबेंचर, और जो दोबारा मेरे पास आएगा मांगने के लिए तो मैं क्या कहूँगा कि पहले वाला जमा कर। जब पहले वाला पेमेंट हो जाएगा उसके बाद यदि मैं लोन दूंगा तो वह हो जाएगा सेकंड डिबेंचर। एक छोटा सा एग्जांपल, आप जो है अपने दोस्त से, आपने अपने दोस्त को एक दिन 100 रुपये का उधार दिया, दूसरे दिन फिर आपने 200 रुपये का उधार दिया, तीसरे दिन आपने 300 रुपये का उधार दिया, चौथा दिन फिर आ रहा है कि भाई फिर 400 रुपये का उधार देना। तो अब आप क्या कर दिए, पहला दिन आपने 100 रुपये का उधार दिया फर्स्ट डिबेंचर, ठीक है, और दूसरा दिन भी आपने देते गया सिमिलरली। अब चौथा दिन आपने क्या कर दिया, पहले का जो भुगतान था, पहले का उधार था उसको पे कर, उसके बाद मैं दूंगा, और यदि ऐसा करता है तो वह होता है सेकंड डिबेंचर। आई बात समझ में? अब चलते हैं, बोलोगे अब देखेंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है। तो यानी कि देखो ठीक सिक्योर्ड डिबेंचर का उल्टा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। कहो कि सर ऐसे डिबेंचर जो सिक्योर्ड ना हो उसे को हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इस रामलाल को कंपनी के ऊपर भरोसा था, रामलाल को ऐसा नहीं लगता था कि कंपनी लेके भाग जाएगा। रामलाल कहा चल भाई तू दे देना बाद में, क्यों मैं तुमसे एक्स्ट्रा में तुम्हारा असेट लूँ, नहीं लूँगा, बस हाँ पैसा मैं दे रहा हूँ तो मुझे दे देना, ठीक है। तो यह जो हो गया क्या कहलाते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। यानी कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर जनरली एक विश्वास के साथ दिया जाता है कि मैं, यदि आप अपने दोस्त को ही पैसा दे रहे हो तो एक विश्वास के साथ देते हो कि कल को मेरे को लौटा देगा। अगर आपको शक हो जाए कि नहीं लौटाएगा, भाई डाउट रहेगा, तो क्या कहोगे, बदले में आप भी करोगे ठगी लाल के जैसा, भाई मुझे कुछ उसके बदले में कुछ दे, उसके बाद ही मैं दूंगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। अच्छा, रिडेम्पशंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को रिडेम्पशंस का मतलब बताता हूँ। आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हो, तो वहाँ पर अगर आप किसी को पेमेंट करते होगे तो एक स्क्रैचर मिलता है, अक्सर हर बार नहीं मिलता है लेकिन कभी कभी मिल जाता है। तो उसमें स्क्रैच करोगे तो एक ऐसा भी कूपन आता है, कभी कभी तो मेरे साथ अक्सर होता है, मैंने जब यूज़ करता हूँ, अरे मैं भी आप ही लोग के जैसा हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ ना, तो मैं बेसिकली ज़्यादातर गूगल पे का यूज़ करता हूँ, तो मुझे ये मिल जाता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम। लेकिन वो लक आता कब है पता नहीं कब आता, कभी ना कभी आ ही जाएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ, कभी कभी कूपन भी मिलते हैं, स्क्रैचर्स मिलते हैं जिसमें लिखा हुआ रहेगा अब जोमेटो से 150 रुपये का ऊपर का कोई एक परचेस करो, जो पैकेज परचेस करो, भोजन परचेस करो, और उस पर ये कूपन लगा दो तो 50 रुपया ऑफ, ऐसा भी होता है ना। तो आप उस 50 रुपये को क्या कर रहे हो, जब जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो ना, तो उस कूपन को डाल रहे हो तो ऑफ, डिस्काउंट में ले रहे हो, ऑफ कर रहे हो। तो दूसरे शब्दों में कहो, हम लोग कॉमर्स के विद्यार्थी हैं ना, तो हम लोग सीधे शब्दों में नहीं बोलेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्द का उपयोग करेंगे। तो हम लोग कहेंगे हम कूपन को रिडीम कर रहे हैं, हम कूपन को क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। आई बात समझ में? यानी कि भुगतान कर रहे हैं, जो कूपन में मेरा जो 50 रुपया जो था उस 50 रुपये को मैं अभी भुगतान कर दे रहा हूँ, रिडीम कर दे रहा हूँ। आई बात समझ में? तो वही है यहाँ पर भुगतान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन।
तो इसमें भी डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, एक रिडीमेबल डिबेंचर और दूसरा इररिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, यानी कि रिडीमेबल डिबेंचर वैसे डिबेंचर को कहेंगे जिसका भुगतान करने का एक समय होगा। जैसे कि यदि आपको जो कूपन मिले होंगे तो देखना उस पर कूपन का एक डेट लिखा हुआ होता है कि यह कूपन का उपयोग हो सकता है आप जो है 30 सितंबर तक कर सकते हो सकता है उस कूपन का उपयोग आपको 31 दिसंबर 2022 तक करना हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार का यदि आप हमारे यहाँ का ऑनलाइन क्लास को परचेस करते हो रेगुलर वाला, ठीक है, तो उसमें भी आपको एक कूपन मिलता है, ठीक है, 40 रुपये का, और उस कूपन का आप उपयोग जो है 31 जनवरी 2022 तक कर सकते हो। सॉरी 2022 तो खत्म हो गया, 31 जनवरी 2023 तक यूज कर सकते हो, ऑफ मिलेगा रिडीम करने के लिए। ठीक है, तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स वैसे डिबेंचर्स होते हैं जिसका पेमेंट करने का एक निश्चित डेट होता है, समय होता है कि उस समय पर भुगतान कर देगा। ठीक है, तो वैसे डिबेंचर को हम लोग रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। और इररिडीमेबल डिबेंचर वैसे डिबेंचर को कहते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, यदि आपने ही किसी अपने दोस्त को लोन दिया है, उधार दिया, तो कहोगे जब तक तुम मरेगा नहीं, मरने से पहले तुम दे देना, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे, भाई 1 महीना 2 महीना 1 साल के अंदर दे देना, ऐसे बोलोगे ना, तो वो होता है रिडीमेबल डिबेंचर। और यदि आप कहो तो दे देना, मर जाओगे ना उससे पहले दे देना, तो वो हो जाएगा इररिडीमेबल डिबेंचर। हालांकि यह नेचर के नहीं आएंगे, ये एक्सिस्ट नहीं करेंगे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, अब बताओ ना, अगर मैं ही किसी को लोन दे रहा हूँ या मैं ही किसी से लोन ले रहा हूँ और कब मुझे चुकाना है यह डेट नहीं बताया जाए तो क्या है, मैं क्यों दूँ, है कि नहीं। जनरली इसका भुगतान यदि जो है भुगतान करने का अवधि नहीं दिया हुआ है कि कब पेमेंट करना है, तो वह कहलाएगा इररिडीमेबल डिबेंचर। तो कभी इसका भुगतान करना होगा ना। तो मैंने आपको बोला, अपने दोस्त को जो उधार दिया तो कहा कि मरने से पहले दे देना, है ना। तो ठीक उसी तरह से कंपनी जब बंद हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी इस प्रकार के डिबेंचर का भुगतान किए जाएंगे। आई बात समझ में। यदि आप किसी भी लोगों को पब्लिक को डिबेंचर इशू कर रहे हो, डिबेंचर बेच रहे हो, उसमें आपने तारीख मेंशन नहीं किया है कि कब आप पेमेंट उसका करने वाले हो, तो आपको कब पेमेंट करना पड़ेगा। आप बाउंड नहीं हो, बंधे हुए नहीं हो, आप फ्री हो, चाहो तो पे करो, नहीं तो आपका जब कंपनी बंद होने लगेगा तब एट एनी कॉस्ट कोई भी कीमत पर आपको देना पड़ेगा। ऐसे को हम लोग कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। बोलो, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि कन्वर्टेबिलिटी यानी कि कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, बदल जाना। तो बदलने के आधार पर अगर मैं बात करूं तो कन्वर्टेबल डिबेंचर के आधार पर डिबेंचर 2 प्रकार का होता है, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब ये कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है, मान के चलो कि पब्लिक ने आपको पैसा दिया, उसके 50,000 रुपये आपको पब्लिक ने दिया और 50,000 रुपये का आपने पब्लिक को क्या कर दिया, डिबेंचर दे दिया, एक लेटर दे दिया। ठीक है, अब कल को हो करके आपके पास पैसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कह दिए, कंपनी पब्लिक को कह दिए कि भाई ये ले 50,000 के बदले में तुम्हारा शेयर्स में रख ले रहा हूँ, शेयर्स में इशू कर दे रहा हूँ। आई बात समझ में। यानी कि वैसा डिबेंचर जिसको आप शेयर्स के रूप में यानी कि अंशों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे डिबेंचर को कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। मान के चलते हैं, सपोज दैट रामलाल ने कंपनी को 50,000 रुपया दिया और कंपनी ने कहा 5 साल के बाद लौटा दूंगा। अब 5 साल के बाद कंपनी रामलाल के पास रिक्वेस्ट लेके आया, कहा कि देखो ना पैसा अभी नहीं हो पा रहा है, एक काम करो ना 50,000 के बदले हम तुमको 50,000 के इक्विवेलेंट बराबर हम तुमको मालिक बना दे रहे हैं, तुम्हारे नाम पे हम शेयर जारी कर दे रहे हैं। चलो भाई, ऐसे भी हमको पैसा दे, देखो अगर हम शेयर्स तुमको देते हैं तो तुम हमको पैसा देता है कि नहीं, और तुम्हारा पैसा मेरे पास है ही, तो लो ना भाई, मैं तुमको डिबेंचर के बदले मैं शेयर्स दे रहा हूँ, पैसा ना दे करके तुम्हारे लिए डिबेंचर मैं दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि वैसा डिबेंचर जिसको हम लोग शेयर्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं वह कहलाता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। और ठीक उसी का उल्टा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि वैसा डिबेंचर जिसको
आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे। ठगीलाल के जैसा, ठगीलाल ने कहा नहीं, ठगीलाल के पास भी रिक्वेस्ट लेके गया तो कहा नहीं मुझे मेरा पैसा चाहिए, ऐसा कहा ठगीलाल ने। ठीक है, तो यहाँ पर ठगीलाल की केस में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। आई बात समझ में? तो चलोगे, ये हो गए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बोलोगे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, देखा जाए तो रिकॉर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, डिबेंचर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, कूपन के आधार पर, जनरली कूपन कहने का मतलब एक इंटरेस्ट है, कूपन बोलने का मतलब इंटरेस्ट। तो दो प्रकार का इसके अंदर भी होगा, एक स्पेसिफिक कूपन रेट यानी कि एक निश्चित इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आप कह सकते हो 10%, 12%, 14%। यदि देखो पूरे इशू ऑफ डिबेंचर की अगर मैं बात करूं तो हर सवाल में डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वही है स्पेसिफिक कूपन रेट। मान के चलो 10% डिबेंचर लिखा हुआ ऐसा है, तो यानी कि जो डिबेंचर हम लिए हैं लोगों से उस पर मुझे 10% का इंटरेस्ट देना है। आई बात समझ में? 50%, 50 नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। 12% डिबेंचर, तो यानी कि जितने भी मैंने लोगों से डिबेंचर, जितने भी लोगों से मैंने पैसा लिया है उसका मुझे 12% रिटर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट। यदि आपका रेट ना दिया हुआ रहे तो आपको खुद से एज्यूम कर लेना है आपको खुद से एज्यूम कर लेना है 9%। आई बात समझ में? चलते हैं अब जीरो रेट कूपन देखते हैं, यानी कि जीरो कूपन रेट या जीरो रेट कूपन। देखो जीरो रेट कूपन को हम लोग डीप डिस्काउंट भी कहते हैं, डीप डिस्काउंट बाउंड, ये याद रखना। जीरो कूपन रेट को हम लोग डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। यह क्या होता है? इसमें कोई रेट नहीं दिया जाएगा। रामलाल को बोला कि भाई आप 50,000 का मेरा ये पैसा दे, मैं तेरे को क्या कर दे रहा हूँ, तुमको मैं डिबेंचर दे रहा हूँ। खुशी खुशी दे दिया, लेकिन सोच में पड़ा कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं देगा। अब आपको कह दिया जाए कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा? हम क्यों दे भाई, है कि नहीं, हम क्यों दे? ये हो गया। तो अब रामलाल को क्या फ़ायदा है? तो कंपनी ने कहा देख अभी तुम मुझे 50,000 रुपये दे, लेकिन 5 साल के बाद मैं तुमको 50 लाख रुपये दूंगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ही तो इंटरेस्ट शामिल हो गया ना। नहीं, इंटरेस्ट शामिल नहीं है, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। इसने कहा 50,000 रुपये इसको दिया, 5 साल के बाद ये 50 लाख रुपए दे रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब कंपनी ने कहा कि देखो ये जो मैं डिबेंचर, मान के चलो ये जो मेरा डिबेंचर है अभी तेरे को दे रहा हूँ, तो इसके बदले में कितना रुपये ले रहा हूँ? 50,000। यदि मैं 5 साल के बाद यही तुमको दूंगा, ये डिबेंचर देता, तो तुमको 50 लाख रुपये का हो जाता। यानी कि इन फ्यूचर इसका दाम बढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? तो वही हो गया कि मैं तुमसे ख़रीदा हूँ, डिस्काउंट पर ले रहा हूँ और दूंगा तुमको प्रीमियम पर। आई बात समझ में? तो ये होता है, कंपनी ने क्या कर दिया, जीरो रेट कूपन हो गया, जीरो कूपन रेट कह सकते हो इसको। ठीक है, और इसमें आपका क्या हुआ, कंपनी जो भी रेट पे लिया उससे ज़्यादा अमाउंट में देता है, रिटर्न करता है, रिडीम करेगा, पे करेगा। आई बात समझ में? तो वैसे को कहते हैं जीरो कूपन रेट या फिर डीप डिस्काउंट, सॉरी क्या बोले थे हम लोग, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। आई बात समझ में? बोलोगे इतना तक में कोई दिक्कत है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको भी हम लोग समझ लेते हैं इस लेक्चर्स के अंदर। इशू ऑफ डिबेंचर का पर्पस क्या होगा? यदि एक कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर रहा है लोगों को, तो क्यों करेगा, उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, तो उसके पीछे का उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहला अगर मान के चलो एक कंपनी को कोई एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है, नया हो सकता है ब्रांच इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है जिसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। नए प्रोजेक्ट को लेकर के कंपनी को पैसा चाहिए था, तो कंपनी क्या कर देगा, कंपनी डिबेंचर को इशू कर देगा। आई बात समझ में? दूसरा,
यदि कंपनी का पहले से ही कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, हो सकता है कि 1 एकड़ का प्रोजेक्ट चल रहा था, अब कंपनी चाहता है उसको 2.5 एकड़ में एक्सपैंड कर दूं, फैला दूं, हम अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करें। भाई बिजनेस बड़ा करना है तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं लोन ले लूँगा, तो इशू कर देता हूँ डिबेंचर को, ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन के लिए भी। मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं जब कंपनी स्टार्ट किया था, तो पहले देखे होंगे कि मेरा बोर्ड पुराना था, अब मैंने बोर्ड को भी मैंने चेंज किया। ठीक उसी तरह से कंपनी के पहले से हो सकता है प्लांट होगा, मशीन होगा, अब समय के आधार पर उसको मॉडर्नाइज करना भी ज़रूरी है ना। तो कंपनी क्या कर रहा है, अपने प्लांट को मॉडर्नाइज कर रहा है, तो मॉडर्नाइज करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या किया जाएगा, चलो भाई पैसों की ज़रूरत है तो डिबेंचर इशू कर दे रहा है। आई बात समझ में। फिर देखते हैं, यदि कंपनी जो है दूसरे कंपनी से मिल रहा है, कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अमलगमेट हो रहा है, एकीकरण कर रहा है, यानी कि मिल जा रहा है, तो भाई उसमें भी तो कुछ खर्चे होंगे ना, तो चलो लोगों से पैसा ले लेते हैं, तो वह कहलाएगा अमलगमेशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ उद्देश्य हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मान के चलो कि हमको वर्किंग कैपिटल के लिए हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यानी कि हमको काम करने के लिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे काम करना है भाई बिजनेस में, मुझे लंबे समय तक पैसा की ज़रूरत है, मेरे को जो प्रॉफिट होगा 5 साल के बाद होगा, तब तक मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं लोगों से लोन ले लेता हूँ। यह होता है, ये सब उद्देश्य के लिए कंपनी जो है लोन लेता है, यानी कि डिबेंचर इशू कर देता है। बोलोगे इतना आज के टॉपिक में कोई भी दिक्कत है? आई होप कि आपको सभी समझ में आया होगा कि इशू ऑफ डिबेंचर क्या होते हैं, या डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इशू करने का उद्देश्य क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर और शेयर्स के बीच में अंतर क्या होता है, डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं। अब डिबेंचर की प्रकार की मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, यह सब देखो थ्योरी पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लास है। कॉन्सेप्ट को अगर आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा ना, तो आपको जो है ना कल को होगा कि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो बोलो कि अगर कोई भी इशू है, यदि फिर भी अगर आप इस क्लासेस को बाद में देख रहे हो, तो बाबू अगर कोई इशू होगी तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट। ठीक है, या तो फिर अब आप क्या कर सकते हो, हमने क्या कर दिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे अब जो है प्ले स्टोर पे न्यू एप्लीकेशंस लॉन्च हुए हैं, तो उस पर हम लोगों ने क्या किया है, ऑलरेडी हम लोगों ने पब्लिश कर दिया है। अब ये तो गूगल के ऊपर से टाइम लगेगा, कितने टाइम लगते हैं ये पूरे पब्लिश होने में, लाइव आने में। ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या, एक कस्टमाइज बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आया है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, आपको कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप पर आना पड़ता था, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब व्हाट्सएप पर आने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एप्लीकेशन पर ही आपको एक जो है डाउट क्लियरिंग सेशन दिख जाएंगे, उस पर सिंपली जो है क्लिक करो उस पर, और अपना डाउट को फोटो के साथ क्लिक करके भेज सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, नंबर सेव करना पड़ता था, है ना, तो ये सब का झमेला ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एंड आई होप कि आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का सेवा को समाप्त किया जाता है कि आप सभी को इस टॉपिक समझ में आए हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.